नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सपनों के से दिन, जिनके लेखक हैं गुरदयाल सिंह। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? इसका उत्तर है कोई भी भाषा व्यवहार में बाधा नहीं बनती। यह बात लेखक के बचपन की एक घटना से सिद्ध होता है। लेखक के बचपन में ज़्यादातर साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवार से थे। मतलब लेखक के साथी ज़्यादातर अलग अलग शहरी हिस्सों से आए हुए थे मंडी में व्यापार के कारण। जब लेखक छोटा था तो उनकी बातों को बहुत कम समझ पाता था और उनके कुछ शब्दों को सुनकर तो लेखक को हंसी आ जाती थी। परंतु जब सभी खेलना शुरू करते तो सभी एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ लेते थे। उनका व्यवहार एक दूसरे के लिए एक जैसा ही रहता था। प्रश्न 2। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मास्टर प्रीति चंद जो स्कूल के पीटी थे, वह लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े खड़े यह देखते रहते थे कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से नहीं खड़ा है, यानी लाइन में सीधा नहीं खड़ा है। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा और ना सुना था। पीटी साहब बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता और पाँव से दूसरे पाँव की पिंडली खुजाने लगता, यानी अपने पाँव को थोड़ा खुजाने लगता, तो उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को सामने करके दिखा देते थे, यानी उनको बहुत कड़ा दंड देते थे या फिर उनको मारते पीटते थे। यही कारण था कि जब स्कूल के स्काउटिंग का अभ्यास करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती ना करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाश कहते। उनकी एक शाबाश लेखक और उसके साथियों को ऐसा लगने लगता जैसे किसी फौज के सभी पदक या मेडल उन्होंने ही जीत लिए हों। प्रश्न 3। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो उठता था? हर साल जब लेखक अगली कक्षा में प्रवेश करता तो उसे पुरानी पुस्तकें मिला करती थीं। उसके स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी एक बहुत धनी लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता, नया साल शुरू होता, तो शर्मा जी उस लड़के की एक साल पुरानी किताबें या पुस्तकें लेखक के लिए ले आते थे। उन नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध यानी स्मेल आने लगती थी कि उनका मन उदास होने लग जाता था। लेखक का मन उदास हो जाता था। आगे की कक्षा की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का डर और अध्यापक की ये उम्मीद करना कि जैसे बड़ी कक्षा के साथ साथ लेखक सर्वगुण संपन्न या हर क्षेत्र में आगे रहने वाला हो गया हो, कि अध्यापक ये सोचते थे कि अब बच्चे नई क्लास में आ चुके हैं तो वो काफ़ी कुछ जान चुके होंगे और उन्हें सब कुछ आ चुका होगा। यदि लेखक और उसके साथी उन अध्यापक की आशाओं को पूरा नहीं कर पाते तो कुछ अध्यापक तो हमेशा ही विद्यार्थियों की चमड़ी उधार देने के लिए तैयार रहते थे। मतलब जब उनकी आशाओं को पूरा करना, उनकी होप को पूरी नहीं हो पाती थी कि बच्चे अब पढ़ाई में आगे बढ़ चुके हैं, पर बच्चे ऐसा नहीं कर पाते थे पूरी उनकी होप्स को, तो अध्यापक उन्हें डांटने या मार पीटने के लिए तैयार रहते थे। प्रश्न 4। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी, जवान क्यों समझने लगता है? उत्तर है जब लेखक धोबी द्वारा धोई गई वर्दी और पॉलिश किए चमकते जूते और जुराबों को पहनकर स्काउटिंग की परेड करते तो लगता कि वे भी फौजी हैं। मास्टर प्रीतम सिंह जो लेखक के स्कूल के पीटी थे, वे लेखक और उसके साथियों को परेड करवाते और मुंह से सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज़ निकालते हुए मार्च करवाया करते। फिर जब वे राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़कर जूतों की ठक ठक करते, ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी ना होकर बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो गए हों, जैसे किसी देश का फौजी जवान होता है तो उनको बिल्कुल वैसी फीलिंग आती थी जैसे वो बिल्कुल फौज के अंदर चले गए हों।
अर्थात लेखक का कहना यह था कि सभी विद्यार्थी अपने आप को फौजी समझने लग गए थे। प्रश्न 5, हेडमास्टर जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? उत्तर है, मास्टर प्रीतम चंद लेखक की चौथी कक्षा को फारसी पढ़ाने लगे। अभी मास्टर प्रीतम चंद को लेखक की कक्षा को पढ़ाते हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आज्ञा दी कि कल इसी घंटी में केवल जुबान के द्वारा ही सुनेंगे, यानी ओरली सुनेंगे इसी टाइम पे। दूसरे दिन मास्टर प्रीतम चंद ने बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक लड़का भी नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने गुस्से से चिल्लाकर सभी विद्यार्थियों को कान पकड़कर पीठ ऊंची रखने को कहा। जब लेखक की कक्षा को सजा दी जा रही थी तो उससे कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल में नहीं थे, जो कि उनके हेडमास्टर थे। वो उस टाइम स्कूल में नहीं थे। आते ही जैसे ही वे स्कूल में आए तो जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद ये पहला अवसर था कि उन्होंने पीटी प्रीतम चंद की उस असभ्यता एवं जंगलीपन को सहन नहीं किया कि पीटी मास्टर ने इतनी कठिन सजा बच्चों को क्यों दी, और वे भड़क गए। प्रश्न 6, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भाग जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? उत्तर है, बचपन में लेखक को स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब हेडमास्टर प्रीतम सिंह मुंह से सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज निकालते हुए मार्च करवाया करते थे और सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़कर जूतों को ठक ठक करते और ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी ना होकर बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, जैसे किसी देश के फौजी जवान होता है। स्काउटिंग करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती ना करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाश कहते। उनकी एक शाबाश लेखक और उसके साथियों को ऐसा लगने लगती जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक या मेडल जीत लिए हों। यह शाबाशी लेखक को उससे दूसरे अध्यापकों से मिलने वाले गुडों से भी ज़्यादा अच्छा लगता था। यही कारण था कि बाद में लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। प्रश्न 7, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियां में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था? उत्तर है, जैसे जैसे लेखक की छुट्टियों के दिन खत्म होने लगते तो वह दिन गिनने शुरू कर देता था। हर दिन के खत्म होते होते उसका डर भी बढ़ने लगता था। अध्यापकों ने जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता था उसको कैसे करना है और एक दिन में कितना काम करना है, यह सोचना शुरू कर देता। जब लेखक ऐसा सोचना शुरू करता तब तक छुट्टियों का सिर्फ एक ही महीना बचता। एक एक दिन गिनते गिनते खेलकूद से 10 दिन और बीत जाते। फिर वह अपना डर भगाने के लिए सोचता कि 10 क्या 15 सवाल भी आसानी से एक दिन में किए जा सकते हैं। जब ऐसा सोचने लगता तो ऐसा लगने लगता जैसे छुट्टियां कम होते होते भाग रही हो। दिन बहुत छोटे लगने लगते। लेखक ओमा की तरह जो ठिगने और बलिष्ठ कद का उद्दंड लड़का था, उसका जो दोस्त था, उसकी तरह बनने की कोशिश करता, क्योंकि वह छुट्टियों का काम करने की बजाय अध्यापक की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझता था। यानी काम करने की बजाय पिटाई खाना ज्यादा आसान समझता था ओमा, और काम ना किया होने के कारण लेखक भी उसी की तरह बहादुर बनने की कल्पना करने लगता। प्रश्न 8, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, लेखक ने कभी भी मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा। उनके जितना सख्त अध्यापक किसी ने पहले नहीं देखा था। उनका छोटा कद, दुबला पतला परंतु पुष्ट शरीर, माता के दानों से भरा चेहरा यानी चेचक के दानों से भरा चेहरा और बाज की तेज आंखें, खादी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाला जूता, सभी चीजें बच्चों को भयभीत करने वाली होती थी। उनके जूतों की ऊंची एड़ियों के नीचे खुर्रियां लगी रहती थी। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाला कील ठुके होते थे। वे अनुशासन प्रिय थे।
यदि कोई विद्यार्थी उनकी बात नहीं मानता तो वह उसकी खाल खींचने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वे बहुत स्वाभिमानी भी थे, क्योंकि जब हेडमास्टर शर्मा ने उन्हें निलंबित कर दिया, उन्हें निकाल दिया, तो वे गिड़गिड़ाए नहीं। वे चुपचाप वहां से चले गए और पहले की तरह अपना जीवन आराम से रह रहे थे। प्रश्न 9, विद्यार्थियों के अनुशासन में लेखक के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियां और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी आपको बताना है कि पाठ के अंदर जो चीज़ें अपनाई गई थी, बच्चों को कैसे डिसिप्लिन में रखा जाता है, और अब जो बच्चों को डिसिप्लिन में रखने की जो अलग अलग टेक्निक्स हैं उनमें क्या डिफरेंस आ चुका है। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में जिन युक्तियों को अपनाया गया, यानी जिन टेक्निक्स को अपनाया गया, उसे मारना पीटना, कठोर दंड देना शामिल है। इन कारणों की वजह से बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, परंतु वर्तमान में इस तरह मारना पीटना और दंड देना बिल्कुल मना है। आजकल के अध्यापकों को सिखाया जाता है कि बच्चों की भावनाओं को समझा जाए, उनकी फीलिंग्स को समझा जाए। उनसे यदि कोई गलत काम किया है, उन्होंने अगर कुछ गलत कर दिया है, तो ये देखा जाए कि उनसे ऐसा क्यों हुआ, और उनकी गलतियों के लिए दंड ना देकर गलती का एहसास करवाया जाए। तभी स्कूल जाने से बच्चे नहीं डरेंगे, बल्कि खुशी खुशी स्कूल जाएंगे। प्रश्न 11, प्राय अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते थे और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते थे। बताइए क, खेल आपके लिए क्यों ज़रूरी है? उत्तर, खेल जितना मनोरंजक होता है उससे कहीं अधिक सेहत के लिए आवश्यक होता है। कहा भी जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। बच्चों का जितना अधिक तंदुरुस्त होना, उनका हेल्दी रहना ज़रूरी है, उनका दिमाग उतना ही अधिक तेज होता जाता है। खेल खेल में बच्चों को नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान होता है, जैसे साथ साथ खेलकर भाईचारे की भावना का विकास होता है। समूह में खेलने से सामाजिक भावना बढ़ती है। अगर आप ग्रुप में खेलते हो, टीम में खेलते हो, तो आपको टीम स्पिरिट डेवलप होती है, और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा की भावना का भी विकास होता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आपकी बढ़ने लग जाती है। आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिनसे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति ना हो? उत्तर है, जितना खेल जीवन में ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जीवन में बहुत से कार्य होते हैं, जैसे पढ़ाई आदि। यदि खेल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो पढ़ाई भी आपके जीवन में कामयाबी के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने खेल के साथ साथ अपने जीवन के अन्य कार्यों को भी उसी लगन के साथ, उसी मेहनत के साथ पूरा करेंगे जिस लगन के साथ हम खेल को खेलते हैं, तो अभिभावकों को भी, हमारे पेरेंट्स को भी कभी खेल से कोई आपत्ति नहीं होगी। आपका ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अदर्स।